नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि। आज इस बुलेटिन में बात होगी 22 साल बाद फिर निशाना बनी संसद की। एमपी और छत्तीसगढ़ में नए सीएम के शपथ ग्रहण की। बात करेंगे मोदी सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के एजेंडे की और तेलंगाना को लेकर राहुल गांधी की सच होती भविष्यवाणी की। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। और बुलेटिन की आखिर में बात महंगाई पर कांग्रेस के तंज की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से पड़ी फटकार। रैपिड रेल परियोजनाओं को 1 हफ्ते में भुगतान करने का दिया आदेश। बंबई हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए सख्त निर्देश। पुणे लोकसभा सीट पर तत्काल हो उपचुनाव। 29 मार्च से खाली पड़ी है पुणे की लोकसभा सीट। चुनाव आयोग पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बोला जोरदार हमला। कहा चुनाव आयोग पूरी तरह से स्वायत्त होना चाहिए। आज चुनाव आयोग सरकार के नियंत्रण में है। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 33 अंकों की बढ़त के साथ 69,584 पर बंद। निफ्टी 19 अंकों की बढ़त के साथ 20,926 के स्तर पर बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद एक बार फिर से निशाना बनी है। लोकसभा के अंदर 2 युवकों ने सिर्फ संसद में ही नहीं घुसे, बल्कि सांसदों को भी निशाने पर लेने की कोशिश की है। स्प्रे किया जिससे धुआं निकला। मामला बिगड़ने से पहले ही सांसदों ने ही दोनों युवकों को काबू में कर लिया। और अब सवाल उठ रहे हैं कि युवक अंदर पहुंचे तो पहुंचे कैसे? क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। देश की संसद में सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। 2 युवक लोकसभा की विजिटर गैलरी से सीधे सदन में कूद पड़े और लोकसभा के बेंच पर दौड़ लगाते हुए स्पीकर की टेबल की ओर बढ़े। एक युवक ने जूते उतार कर स्प्रे निकाला जिसमें तेजी से धुआं निकलने लगा। हालात अफरा तफरी वाले। सांसदों ने ही युवकों पर काबू पाया और सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया। जिस समय सदन के अंदर ये सब कुछ चल रहा था, उसी समय सदन के बाहर भी एक युवक और एक महिला गैस का स्प्रे कर रहे थे और नारेबाजी की जा रही थी। इससे संसद परिसर के बाहर हड़कंप मचा हुआ था। और अब बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में 4 नहीं 6 लोग थे। 2 आरोपियों की तलाश जारी है और ये सभी आरोपी सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे। दिल्ली पुलिस ने बताया कि लोकसभा के अंदर पकड़े गए युवकों के नाम सागर और मनोरंजन है, जबकि सदन के बाहर से गिरफ्तार किए गए युवक का नाम अमोद शिंदे और महिला का नाम नीलम है। सबसे बड़ी बात, लोकसभा को निशाना बनाने वाले सागर शर्मा के पास मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का विजिटर पास था। बाद में सिम्हा ने लोकसभा स्पीकर के सामने सफाई भी दी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब संसद की सुरक्षा को लेकर पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था, तो फिर ये चूक कैसे हो गई? कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए। उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाकर मामले में सभी सदस्यों की राय भी ली। इस बीच आईबी के वरिष्ठ अधिकारी संसद भवन पहुंच गए और एक टीम सागर शर्मा और मनोरंजन से पूछताछ में जुट गई। इसके अलावा एफएसएल की भी एक टीम मौके पर पहुंची और जरूरी सबूत जुटाए। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस को लेकर आईबी की एक टीम हिरासत लिए गए लोगों के घर भी पहुंच गई। आरोपियों के फोन घर से जब्त किए गए। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ने विजिटर पास और पूर्व सांसद के पीए पास को रद्द कर दिए हैं। मामला संसद की सुरक्षा का है। विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं और सबसे बड़ा सवाल, संसद में सुरक्षा का मुद्दा बीजेपी शासन के समय ही क्यों सामने आता है? संसद में सुरक्षा का मुद्दा चर्चाओं में था, तो दूसरी ओर बीजेपी के अंदर 2 राज्यों में सरकार बनाने की चर्चा चल रही थी। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की राज शुरू हो गई। दोनों ही राज्यों में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण था। तो क्या हुआ शपथ ग्रहण समारोह में, देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अब शिवराज समाप्त हो रहा है। मध्य प्रदेश में अब मोहन राज की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी ने शिवराज को पूरी तरह से किनारे लगा दिया है। बीजेपी ने राज्य में मोहन यादव को सीएम घोषित कर कई दिग्गज नेताओं को जोरदार झटका दे दिया है। मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। उनके साथ में 2 डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ने भी शपथ ली है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा,
नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी पहुंचे थे, जिसमें लाडली बहनें भी थीं। हालांकि कई लाडली बहनों के चेहरों पर उदासी दिखी और वजह शिवराज को सीएम नहीं बनाया जाना बताया जा रहा है, क्योंकि अब लाडली बहना योजना पर सवाल उठने लगे हैं और ये तो साफ हो गया है कि अब उन्हें भविष्य में 3,000 रुपए नहीं मिलेंगे, ये तय माना जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ आदिवासी नेता विष्णुदेव साय ने राज्य के सीएम पद की शपथ ली। साथ ही अरुण साव और विजय शर्मा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अजीत जोगी के बाद विष्णुदेव साय दूसरे आदिवासी सीएम हैं। बीजेपी के 3 राज्यों में सरकार बनी है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति क्या होगी। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन इस मामले में बीजेपी से आगे निकलता दिखाई दे रहा है। गठबंधन के नेताओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर एजेंडा भी सेट कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में बस 4 महीने का वक्त बचा हुआ है। इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपनी कमर कस ली है। इंडिया गठबंधन ने अपना एजेंडा तय कर लिया है कि कैसे 2024 में मोदी को सत्ता से बेदखल करना है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंडिया अलायंस 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी हटाओ के एजेंडे के साथ नहीं, बल्कि जनता से जुड़े मुद्दों के वैकल्पिक एजेंडे के साथ चुनावी रण में उतरने की तैयारी में है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि इससे पहले लोकसभा चुनाव में जब किसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था और यूपीए या एनडीए के गठबंधन ने आम चुनाव में सरकार बनाई, तो चुनाव जीतने के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया गया। लेकिन इंडिया अलायंस चुनाव से पहले ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक एजेंडा जनता के सामने रखेगा। आगामी बैठक में जनता की बेहतरी से जुड़े सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को इसमें शामिल किया जाएगा, ताकि अलायंस का एजेंडा जनता से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रहे और उसी पर ही वोट मांगे जाए, जिससे जनता उनसे खुद को जुड़ा हुआ पाए और ये गठबंधन सिर्फ मोदी हटाओ मुहिम का हिस्सा बनकर न रह जाए। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की 19 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली चौथी बैठक में उन सभी 28 दलों के मुखिया हिस्सा लेंगे जो इंडिया गठबंधन की मुंबई में हुई तीसरी बैठक में शामिल थे। सीट शेयरिंग और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करने के लिए राज्य स्तर पर सब कमेटी बनाई जाएगी, जो आगे की रणनीति पर फैसला लेगी। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि 19 तारीख की इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या कुछ होता है। 2024 में दिल्ली पर कब्जे की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इंडिया गठबंधन एनडीए से ज्यादा मजबूत होता दिखाई दे रहा है। खासतौर पर दक्षिण भारत में तो बीजेपी का खाता खुलना भी मुश्किल में दिख रहा है। दक्षिण के राज्य तेलंगाना में भी अब कांग्रेस की सरकार बन गई है। रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में बनी सरकार ने जैसे ही कामकाज शुरू किया तो पुरानी सरकार के समय की गड़बड़ियां सामने आने लगी। केसीआर की सरकार पर कांग्रेस ने बीजेपी की बी टीम का तगमा भी लगा रखा था। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के दक्षिणी राज्यों में अपनी जीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ने बीआरएस शासित तेलंगाना उससे छीन लिया। 6 महीने पहले ही कांग्रेस ने कर्नाटक बीजेपी से छीना था। हाल ही में तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने राज्य की 119 सीटों में से 64 पर जीत हासिल की, जिसके साथ ही तेलंगाना में बीआरएस का लगभग 10 सालों से चला आ रहा शासन अब समाप्त हो गया है। और इसी के साथ नई सरकार के बनते ही बीआरएस राज में हुए घोटालों का पिटारा भी अब एक एक कर खुलना शुरू हो रहा है। और शायद यही वजह है कि अब मंत्रालयों से फाइलें तक चोरी होने लगी है। दरअसल नई सरकार के मंत्री अभी प्रभार संभाल ही रहे हैं। इसके पहले ही 3 मंत्रालयों में अहम कागजात चोरी हो गए। मंत्रालय से जुड़े लोगों का कहना है कि कई अहम फाइलों के कागजात गायब हैं। कई कागजात दफ्तर में ही चुराने के सबूत भी मिले हैं। फर्नीचर न सिर्फ तोड़ा गया, बल्कि चोर सोफा कुर्सी तक अपने साथ ले गए। फिलहाल हैदराबाद सिटी पुलिस ने नामपल्ली, सैफाबाद और एबीडस रोड थानों में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हैरानी वाली बात यह है कि तीनों मंत्रालयों में चोरों ने ज्यादातर फाइलों को या तो तहस नहस कर दिया या उन्हें लेकर भाग गए। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन कौन सी फाइलें गायब है। चोरी की पहली घटना पशुपालन मंत्रालय में हुई। 10 दिसंबर को दर्ज एफआईआर के मुताबिक इस मामले में पूर्व पशुपालन मंत्री और बीआरएस नेता तलसानी श्रीनिवास यादव के ओएसडी कल्याण और 4 अन्य को आरोपी भी बनाया गया। ये एफआईआर मंत्रालय की चौकीदार मंदाला लक्ष्मैया ने दर्ज कराई। लक्ष्मैया ने चारों आरोपियों को दस्तावेज तहस नहस करते और कुछ दस्तावेज साथ ले जाते देखा था।
डीसीपी सेंट्रल डी श्रीनिवास के मुताबिक इस ऑफिस से फाइलों के साथ ही फर्नीचर भी गायब है। केसीआर की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पहले से ही उनके 10 साल के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच की बात कह चुकी है। केसीआर मुश्किल में है तो दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा को जरूर राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने संसद सदस्यता रद्द करने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो महुआ की याचिका पर क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। कैश फॉर क्यूरी केस में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की 8 दिसंबर को सांसदी चली गई थी। इस मामले के खिलाफ महुआ ने 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। महुआ के वकील अभिषेक सिंघवी ने जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की बेंच में समक्ष याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की थी। जस्टिस कौल ने कहा, इस याचिका पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ फैसला लेंगे। सीजीआई उन 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का नेतृत्व कर रहे हैं जो बुधवार को एक मामले की सुनवाई के लिए बैठी थी। लोकसभा से निष्कासित टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को जल्द ही सरकारी बंगला खाली करना पड़ सकता है। संसद की हाउसिंग कमेटी ने केंद्रीय आवास मंत्रालय को मंगलवार पत्र लिखा है, जिसमें पूर्व सांसद महुआ को सरकारी बंगला खाली कराने का आदेश देने की मांग की गई है। महुआ मोइत्रा की 8 दिसंबर 2023 को कैश फॉर क्यूरी केस में सांसदी चली गई थी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि उन्होंने लोकसभा में पैसे लेकर सवाल पूछे हैं। निशिकांत दुबे ने इसकी शिकायत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की थी। मामले की जांच के लिए एथिक्स कमेटी बनाई गई थी। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में महुआ को दोषी माना गया था, जिसके बाद महुआ के निष्कासन का प्रस्ताव 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश हुआ था। महुआ के निष्कासन पर लोकसभा में पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई थी। आखिर में प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिसमें विपक्ष वॉकआउट किया था। वोटिंग में महुआ को लोकसभा से निष्कासित करने का प्रस्ताव पास हो गया। आपको बता दें कि टीएमसी नेता ने लोकसभा से अपने निष्कासन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अपने निष्कासन पर प्रतिक्रिया देते हुए मोइत्रा ने इस फैसले की तुलना कंगारू अदालत की सजा से करते हुए आरोप लगाया कि सरकार लोकसभा की आचार समिति को विपक्ष को झुकाने के लिए मजबूत करने का हथियार बना रही है। अब देखना होगा कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ महुआ के इस मांग पर क्या फैसला लेते हैं। अब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है। वो टीएमसी सांसद को राहत देता है या फिर जनता की अदालत में महुआ को परीक्षा देनी होगी। वैसे भी 4 महीने बाद ही महुआ को चुनावी जंग में भी उतरना है। तो दूसरी तरफ एक जंग पश्चिम एशिया में भी चल रही है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष छिड़ा हुआ है और इस संघर्ष में अब भारत खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया है। तो क्यों इजराइल का विरोध कर रहा है भारत, देखिए इस रिपोर्ट में। संयुक्त राष्ट्र के कुल 193 सदस्य हैं, जिनमें से 153 सदस्यों ने प्रस्ताव पारित कर कहा है कि बहुत हुआ, अब गजा पट्टी में युद्ध विराम होना ही चाहिए। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो 7 अक्टूबर के बाद से ही हर दिन कहा जा रहा है, तो फिर इसमें नया क्या है? तो नई बात है कि इस प्रस्ताव के समर्थन में भारत का वोट देना। अपने दोस्त इजराइल की नाराजगी की चिंता न करते हुए भारत ने भी मानवीय आधार पर गजा में सीज फायर के पक्ष में वोट दिया है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने मंगलवार देर रात को गजा में सीज फायर पर प्रस्ताव पारित हो गया। भारत ने इसके पक्ष में वोट भी किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 193 सदस्यीय यूएन में यूएई, सऊदी अरब समेत 193 देशों ने सीज फायर के पक्ष में वोट किया। अमेरिका, इजराइल समेत 10 देशों में युद्ध विराम के खिलाफ वोट किया। 23 देश वोटिंग में शामिल नहीं हुए। संयुक्त राष्ट्रीय महासभा में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत ने महासभा से हाल ही में अपनाए गए प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट है और बड़े पैमाने पर नागरिक जीवन की हानि हो रही है। खासकर महिलाओं और बच्चों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। तो इधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी है। बाइडेन ने कहा कि गजा में लगातार हमले करने की वजह से इजराइल ग्लोबल सपोर्ट खो रहा है। उन्हें जंग में रुख बदलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका असर आने वाले समय में ठीक नहीं होगा। इस बीच नेतन्याहू ने माना है कि उनके अमेरिका से कुछ मुद्दों पर मतभेद है। दरअसल अमेरिका इजराइल पर गजा में आम लोगों को बचाने के लिए सख्त कदम उठाने के लिए दबाव डाल रहा है। हालांकि इजराइल इसके खिलाफ है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि ये युद्ध विराम नहीं होगा। इजराइल के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर।
पीएम मोदी ने राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को साइडलाइन करके मास्टर स्ट्रोक तो खेल दिया, लेकिन मास्टर स्ट्रोक के खिलाड़ी शिवराज सिंह ने अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं। वो अभी भी बेचैन से दिखाई दे रहे हैं और आगे उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा भी नहीं की है। तो उनकी बेचैनी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि पिक्चर तो अभी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई पर घिरी मोदी सरकार की। बीजेपी आजकल जोरों शोरों से प्रधानमंत्री की गारंटी की बात कर रही है। उनकी और गारंटी का तो पता नहीं, लेकिन एक गारंटी जो देश को पिछले 9.5 सालों से मिली हुई है वो है महंगाई की गारंटी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये विपक्ष का कहना है कि मोदी की गारंटी मतलब महंगाई की गारंटी। कांग्रेस ने मोदी की गारंटी को लेकर बीजेपी पर हमला किया है। तो क्या कहा है कांग्रेस ने मोदी की गारंटी को लेकर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस चुनावी मौसम में एक बात गौर करने वाली है, 5 राज्यों के चुनावों में बीजेपी की ओर से सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मोदी की गारंटी। वहीं अब मोदी की गारंटी को लेकर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने रिटेल इन्फ्लेशन में एक बार फिर तेजी आने को लेकर बुधवार को आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 9.5 सालों में जनता को महंगाई की गारंटी मिली है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ये दावा भी किया है कि महंगाई को नियंत्रित करने में मोदी सरकार की विफलता को छिपाने के लिए तरह तरह के मुद्दे उछाले जा रहे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक रिटेल इन्फ्लेशन में एक बार फिर तेजी आई है। सब्जी, अनाज समेत खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने से रिटेल इन्फ्लेशन नवंबर में बढ़कर 3 महीने के उच्च स्तर यानी कि 5.55% पर पहुंच गई है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मोदी की गारंटी है महंगाई की गारंटी। भाजपा आजकल प्रधानमंत्री की गारंटी की बात कर रही है, उनकी और गारंटियों का तो पता नहीं, लेकिन एक गारंटी जो देश को पिछले 9.5 वर्षों से मिली हुई है वो है मोदी की यानी कि महंगाई की गारंटी। इस सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई पहले ही 45 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जरूरी चीजों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने के कारण अब खुदरा महंगाई दर 5.55% पर पहुंच गई है। महंगाई को नियंत्रित करने में प्रधानमंत्री पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। ये उनकी सरकार की एक ऐसी नाकामी है जिसे छिपाने के लिए वे तरह तरह के मुद्दे उछालते रहे हैं। आपको बता दें कि रिटेल इन्फ्लेशन नवंबर में बढ़कर 3 महीने के उच्च स्तर 5.55% पर पहुंच गई है, जिसे लेकर विपक्ष मोदी सरकार से सवाल कर रही है कि 9.5 सालों में महंगाई की गारंटी क्यों दे रही है मोदी सरकार। अब देखना होगा कि विपक्ष के इस वार पर सरकार क्या पलटवार करती है। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।